हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने 20 इयर्स इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के सॉल्यूशंस की, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। इससे पहले हमने 2 यूनिट को अच्छे से कवर किया है और उनके विद कंसेप्ट उनको समझने की कोशिश की है। आज आपका 3rd यूनिट है जिसमें हम बात करेंगे अपने वाटर क्वालिटीज पैरामीटर्स की। अगर हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को देखते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप्स के वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर्स आपके पास फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, दूसरा रहता है केमिकल वाटर क्वालिटीज पैरामीटर एंड थर्ड रहता है आपके पास बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक 20 इयर्स में पूछे जाएंगे उनको हम विद डिटेल और कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, इफ द टोटल हार्डनेस एंड एल्केनिटी ऑफ ए सैंपल वाटर्स आर 300 मिलीग्राम पर लीटर एंड 100 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 स्केल क्लियर है रिस्पेक्टिवली, देन इट्स कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इन यूनिट्स ऑफ मिलीग्राम विल बी रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चंस में क्या दिया गया है कि एक आपके पास वाटर सैंपल है जिसकी आपके पास टोटल हार्डनेस भी दे दी गई है और उसको एल्केनिटी भी आपको दे दी गई है और उसको रिप्रेजेंट किया है कि कौन सी स्केल पे, CaCO3 की स्केल पे। क्लियर है। और फाइनली उसने पूछा क्या है कि सर कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता क्या है। क्लियर है। अगर हम यहां पे 2 टर्म्स की बात करते हैं, पहले किसकी बात करेंगे, हम यहां पे हार्डनेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, हार्डनेस। तो हार्डनेस जो मेजरली आती है वो किसकी वजह से आती है, मल्टीवेलेंट कैटायंस ऑफ साल्ट की वजह से आती है। तो मैं लिख सकता हूं इज ड्यू टू मल्टीवेलेंट कैटायंस ऑफ साल्ट की वजह से आती है। जैसे आपका हो गया कैल्शियम हो गया Ca2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम हो गया Mg2 पॉजिटिव, और उस तरह से हम बोल सकते हैं एल्युमिनियम हो गया Al3 पॉजिटिव, आयरन हो गया Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। क्लियर एंड सोन आपके पास मैग्नीज भी हो सकता है, प्लस सोडियम भी लिख सकते हैं, सोडियम। क्लियर है। ये तो आपके पास हार्डनेस आ सकता है। और एक और स्टेटमेंट इसकी ये भी बन सकती है कि हार्डनेस इज ड्यू टू कार्बोनेट। अगर मैं यहां पे मैं इसको ब्रेक करता हूं। अब ये जो हार्डनेस होता है आपके पास, अगर मैं इसको टोटल हार्डनेस की फॉर्म में लिखता हूं तो टोटल हार्डनेस क्या होता है आपके पास, ये सर आपके पास कार्बोनेट हार्डनेस होता है प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है। कार्बोनेट हार्डनेस को हम कौन सा हार्डनेस बोलते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। कौन सा हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। क्लियर है। उसी तरह से नॉन कार्बोनेट को हार्डनेस को आप क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। क्लियर है। इससे क्या होगा भाई, हालांकि मैं इसका आंसर आपको विद इन 30 सेकंड में बता सकता हूं, बट मुझे वैसा नहीं करना है, आपको समझना है। क्लियर है। अगर हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात करते हैं तो इट इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑफ Ca2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है आपके पास। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अपने नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की, जिसको हम परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं, इट इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से आता है, इट इज ड्यू टू सल्फेट की वजह से आता है आपके पास, क्लोराइड की वजह से आता है आपके पास। ठीक है, आपके पास सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, और भी हो सकते हैं आपके पास एक्सेट्रा। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अपने टेम्परेरी हार्डनेस की, जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से आ रहा होता है आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि यहाँ पे कैल्शियम के भी कार्बोनेट होंगे और कैल्शियम के ही बाइकार्बोनेट होंगे, मैग्नीशियम का कार्बोनेट और मैग्नीशियम का कार्बोनेट। क्लियर है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको रिमूव किया जाता है आपके पास सिंपल बॉइलिंग से। कैसे रिमूव करेंगे सर, इसको हम सिंपल बॉइलिंग से करेंगे एंड एडिशन ऑफ लाइम से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है। अगर हम सिंपल सी बात करते हैं किसकी, आपके दूसरे वाले की, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं एक स्पेशल टेक्निक्स है जिसको हम बोल सकते हैं सॉफ्टनिंग टेक्निक्स। ये क्या सर, ये आपका बॉइलिंग से रिमूव नहीं होता, नहीं, इसको आप बॉइलिंग के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इट इज रिमूव्ड
इट इज रिमूव्ड बाय सॉफ्टनिंग टेक्निक। किससे रिमूव करते हैं इसको? सॉफ्टनिंग टेक्निक से करते हैं। तो सर ये सॉफ्टनिंग टेक्निक क्या हो रहने वाली है आपके पास? सॉफ्टनिंग टेक्निक में आता है जैसे आपके पास जियोलाइट प्रोसेस हो गया। अगर हम जियोलाइट प्रोसेस की बात करते हैं तो जियोलाइट प्रोसेस ही एक ऐसा मेथड्स है जिससे हम जीरो हार्डनेस को अचीव कर सकते हैं, बट उसकी शर्तें यह हैं कि पानी के अंदर आपके पास आयरन और मैग्नीज की वजह से जो कलर आ रहा होता है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो आपको एक सॉफ्टनिंग टेक्निक का यूज करते हैं यहाँ पे, और ये सॉफ्टनिंग टेक्निक में आपके पास कौन कौन से रहते हैं? एक रहता है सर जियोलाइट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? जियोलाइट प्रोसेस। इस जियोलाइट प्रोसेस के और भी दो नाम हैं, इसको बोल सकते हैं आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। और दूसरा मेथड है इसका, थर्ड है आपके पास बेस एक्सचेंज मेथड भी इसको नाम दिया जा सकता है। बेस एक्सचेंज मेथड भी इसको नाम दिया जाता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से हमें क्या मिलती है, लिख लेते हैं इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जीरो हार्डनेस अचीव हो जाती है। कौन सी हार्डनेस? जीरो हार्डनेस। तो क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी टेक्निक है जिससे आप जीरो हार्डनेस अचीव कर सकते हैं? तो वो है आपके पास जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज मेथड और बेस एक्सचेंज मेथड्स होते हैं। क्लियर है? तो ये तो आपको पता लगा है कि टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या रहता है। क्लियर? बाकी मैं आगे बताऊंगा जो भी जियो हार्डनेस के अलावा इसमें इंपॉर्टेंट है वो भी हम आगे क्वेश्चन आएगा तो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं सर, टोटल हार्डनेस होता है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अगर मैं यहां पे कार्बोनेट हार्डनेस की बात करता हूं तो कार्बोनेट हार्डनेस होता है आपके पास मिनिमम किसका? आपकी एल्केनिटी का और आपके टोटल हार्डनेस का। क्लियर है? ये होता है। तो हम यहां पे वैल्यूज रखेंगे तो सर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस यहां से क्या हो जाएगा? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस यहां से हो जाएगा आपके पास टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। अगर हम इस क्वेश्चंस में देखते हैं तो आपके पास क्वेश्चन में टोटल हार्डनेस दी हुई थी। कितनी दी हुई थी? 300 मिलीग्राम पर लीटर। तो यानी कि पुट करते हैं यहाँ पे 300 मिलीग्राम। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरी एल्केनिटी की, तो एल्केनिटी कितना दिया है? 100। ऊपर नीचे लिख दिया भाई मैंने, कोई बात नहीं। एल्केनिटी दी है आपके पास 100 और ये दिया आपके पास 300। टोटल हार्डनेस दिया है 300। तो इन दोनों का मिनिमम क्या है? 100 और 300 में मिनिमम क्या है आपके पास? दैट इज 100 है। तो इसका मतलब क्या है? कार्बोनेट हार्डनेस कितनी आ गई आपके पास? 100 आ गई। तो इसने पहले कार्बोनेट दिया गया है तो कार्बोनेट मेरे पास 100 आ गई। तो नॉन कार्बोनेट निकाल सकता हूं? यस सर। तो नॉन कार्बोनेट कैसे निकलेगा सर? टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस कितना है मेरे पास? 300 है, माइनस कार्बोनेट हार्डनेस कितना आया सर? मिनिमम आया एल्केनिटी और टोटल का 100। तो यहां पे कितना हो गया आपके पास? दैट इज 200 विल बी राइट आंसर। तो आपका आंसर हो गया 100 एंड 200। तो राइट आंसर क्या हो गया आपके पास? ए हो गया है। अब इसी क्वेश्चंस को कभी कभी एग्जामिनर उल्टा कर देता है, कार्बोनेट की जगह नॉन कार्बोनेट लिख लेता है और नॉन कार्बोनेट की जगह कार्बोनेट लिखा होता है और आंसर लिखा होता है वहां पे 100 और 200 और स्टूडेंट जैसे कैलकुलेट करता है उसको बिल्कुल एजिटेड ही उस आंसर को दे देता है। वो ये नहीं पढ़ता कि उसने पहले नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की बात कही तो पहले हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस लिखेंगे उसमें 200 फिर कार्बोनेट हार्डनेस लिखेंगे। क्लियर है? तो इस तरह का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सर आपने ये तो बात करती है एल्केनिटी किसकी वजह से आती है? एल्केनिटी होती है ये क्या करती है कि जो भी आपके पास हाइड्रोजन के आयन होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है आपकी एल्केनिटी। क्लियर है सर? एल्केनिटी क्लियर होगी। और एल्केनिटी किसकी वजह से आती है? कार्बोनेट की वजह से आती है। CO2 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव एंड आपके पास OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है आपके पास? ये है आपके पास कॉस्टिक आयन। क्लियर है? CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट आयंस बोलते हैं। अगर हम HCO3 की बात बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है? अगर हम OH को बोलते हैं तो दैट इज कॉस्टिक आयन। तो यह भी आपको कभी कभी पता होना चाहिए। और ये तीनों क्या मिलकर करते हैं? आपके हाइड्रोजन आयन की स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि सर ये तीनों आपके पास क्या करते हैं? आपके H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो दिस इज योर क्वेश्चंस। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चंस की।
क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स आर इंटररिलेटेड। अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और टीडीएस की, ये दोनों कैसे पैरामीटर है आपके पास, फिजिकल वाटर क्वालिटीज पैरामीटर है। तो अगर मैं किसकी बात करता हूं, इलेक्ट्रिकल ईसी एंड टीडीएस की बात करता हूं, तो ये दोनों कैसे पैरामीटर्स हैं आपके पास, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ठीक है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि जो आपका एसी और टीडीएस है कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स है, तो आपके पास ये फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है। अगर हम ईसी एंड टीडीएस में रिलेशन देखते हैं तो जो आपका टीडीएस होता है वो आपके 65% ऑफ ईसी होता है। ईसी मींस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अगर हम बात करते हैं इसकी कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड टीडीएस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना, जब भी आपको टीडीएस को मेजर करते हैं तो आप हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही मेजर करते हैं, 20 to 27 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है, इनटू 0.65। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका टीडीएस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि टीडीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईसी। बट कितना बढ़ता है, वो आपका 0.65% इंक्रीज होता है, यानी कि 65% इंक्रीज होता है। तो यहां पे क्या होता है, इंक्रीज विद द इंक्रीज टीडीएस की आर इंटररिलेटेड जो ईसी की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे आपका टीडीएस बढ़ेगा यहां पे वैसे वैसे आपकी ईसी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर भी हमें क्या मिल गया है, अपना सही मिल गया है। क्लियर है। आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चंस को होना चाहिए था आपके पास सोर्सेज वाले चैप्टर में, बट कोई बात नहीं, यहां पे हम कवर कर लेते हैं। Which one of the followings would contain water with the maximum amount of turbidity? आपको बताना है कि कौन से वाटर में सबसे ज्यादा अमाउंट्स ऑफ टर्बिडिटी होती है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले सोर्सेज की बात करते हैं, हम देखिएगा सोर्सेज में आपके पास दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स होता है सर आपके पास सरफेस सोर्स। कौन सा सोर्स की बात करेंगे हम, अपने सरफेस सोर्स की बात करेंगे। और सरफेस सोर्स के बाद हम किसकी बात करेंगे, आपके पास सब सरफेस सोर्स, सरफेस सोर्स की बात करेंगे। भाई ये तो सभी को पता है। और सब सरफेस सोर्स को आप ग्राउंड वाटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड वाटर। क्लियर है कि यहां पे जो वाटर्स का लेवल होता है वो बिलो द अर्थ होता है, और यहां पे जो वाटर का लेवल होता है वो अबव द सरफेस होता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सरफेस वाटर्स में जो कौन कौन से आ सकते हैं। सर इसके एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास, जैसे लेक हो सकता है आपके पास, लेक्स हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकते हैं आपके पास, इंपॉन्डिंग रिजर्वायर हो सकता है। वैसे मैंने ये सारे लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं। इंपॉन्डिंग रिजर्वायर हो सकता है आपके पास, और भी हो सकता है आपके पास, रिवर्स हो सकती है। ठीक है, आपके पास इंपॉन्डिंग रिजर्वायर एज ए डैम भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। अगर उसी तरह से हम बात करते हैं अपने सब सरफेस और ग्राउंड वाटर्स की, तो इसके अंदर आते हैं आपका जैसे वेल्स हो गया आपके पास, वेल्स एंड ट्यूब वेल हो गया। ठीक है सर। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज होगी आपके पास, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज की बात कर लेते हैं यहां पे हम, और वेल्स की बात कर लेते हैं, एंड इनफिल्ट्रेशन वेल्स की बात करते हैं। और भी हो सकता है आपके पास जैसे बोर होल हो गया, वो सब किसके अंदर आता है आपके पास, सब सरफेस के अंदर। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो सरफेस सोर्स होता है, यानी कि जो आपके अर्थ के ऊपर जो पानी फ्लो कर रहा होता है उसके अंदर सस्पेंडेड इंप्योरिटीज ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पे सस्पेंडेड इंप्योरिटीज इज मोर देन एज कंपेयर टू सरफेस वाटर्स। क्लियर है। तो यहां पे क्या रहता है सर हमारे पास, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज क्या रहती है, ज्यादा रहती है। और जो यहां पे डिसॉल्व सॉलिड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं आपके पास, डिसॉल्व्ड, शॉर्टकट में लिख देता हूं, डिसॉल्व सॉलिड्स क्या रहते हैं यहां पे, लेस रहते हैं। अगर उसी तरह से हम सब सरफेस सोर्स की बात करते हैं तो यहां पे सस्पेंडेड इंप्योरिटीज नेग्लिजिबल रहती होती है, बहुत कम, बट उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सस्पेंडेड इंप्योरिटीज
इंप्योरिटीज क्या होती है, लेस लिखो आप या फिर लिख दो ब्रैकेट में नेग्लिजिबल होती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी कि जिस वाटर में सस्पेंडेड इंप्योरिटीज ज्यादा होती है ऑब्वियसली वहां उस वाटर्स की टर्बिडिटी भी क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। क्लियर है। तो यहां से आप याद रखोगे कि सरफेस वाटर की टर्बिडिटी क्या होती है सर, ज्यादा होती है। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं सब सरफेस सोर्स की ग्राउंड वाटर की, तो इसकी जो टर्बिडिटी होती है वो क्या होती है, लेस होती है। टर्बिडिटी क्या होती है इसकी, लेस होती है। अब हम बात करते हैं अपने यहीं पे, सर यहां पे तो बताया आपने कि सस्पेंडेड इंप्योरिटीज ज्यादा होती है तो उसके कंपैरिजन में वहां पे टर्बिडिटी भी उतनी ज्यादा होगी। अगर हम यहां पे नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट रहता है यहां पे कि जितने भी डिजॉल्व्स रहते हो कम रहते हैं, बट अगर बात करते हैं हम अपने सबसरफेस ग्राउंड वाटर में तो उसमें डिजॉल्व सॉलिड्स ज्यादा रहते हैं, जो किसकी फॉर्म में रहते हैं, साल्ट्स और मिनरल्स की फॉर्म में रहते हैं। तो ये भी पॉइंट्स लिखते हैं सर यहाँ पे कि डिजॉल्व सॉलिड्स इज मोर, डिजॉल्व सॉलिड इसमें ज्यादा रहते हैं, किसकी फॉर्म में रहते हैं, इट इज द फॉर्म और फॉर्म में रह सकते हैं आपके पास साल्ट्स एंड मिनरल्स की फॉर्म में, साल्ट्स एंड मिनरल्स की फॉर्म में। क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चंस और भी पूछा जा सकता है कि सस्पेंडेड इंप्योरिटी सर ज्यादा रहती है सरफेस वाटर में, तो सर ऐसा कौन सा वाटर है जिसकी टर्बिडिटी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा जो टर्बिडिटी होती है वो आपकी रिवर वाटर की होती है ड्यूरिंग द मानसून सीजन। क्लियर है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग द मानसून सीजन the turbidity of river water is high। क्लियर है। तो यही क्वेश्चन था आपका। अगर इतने सारे स्टेप्स आपको लर्न रहते हैं तो बहुत अच्छा है, यही एक तरीका है आज की डेट में सिलेक्शन को पक्का करने का। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग्स वुड कंटेन्स वाटर विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे हम अपने किसके ग्राउंड वाटर्स, सरफेस वाटर। तो लेक क्या है आपके पास, सरफेस वाटर है। रिवर्स क्या है आपके पास, सरफेस वाटर है। ओशियंस क्या है आपके पास, सरफेस वाटर है। वेल्स क्या है आपके पास, यहाँ पे ये आपका ग्राउंड वाटर है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ओशियंस भी बोलते हैं कि सर ओशियंस होता है, बट नहीं, यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा आपके पास रहता है तो कौन सा रहता है आपके पास, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। रिवर वाटर में सबसे ज्यादा टर्बिडिटी रहती है ड्यूरिंग द मानसून। और ये भी लिख सकते हैं कि जो रिवर वाटर्स में जो आपका डीओ होता है, डीओ वैल्यू क्या होती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इज 20 टाइम्स मोर देन, किससे होती है आपके पास ये होती है ओशियन से। ओशियंस सी बोल दो या ओशियंस बोल दो। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आपका क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, कि जो जीरो हार्डनेस है आपके वाटर्स की उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सर हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको तो सर हम रिमूव कर सकते हैं सिंपल बॉइलिंग से और एडिशन ऑफ लाइम की वजह से, बट सर कुछ पानी में ऐसी हार्डनेस भी होती है जो आपकी परमानेंटली रिमूव नहीं हो सकती है, उसको हम परमानेंटली रिमूव नहीं हो सकती, उसको हम परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। तो उसको रिमूव किया जाता है एक स्पेशल टेक्निक से द्वारा या अपनी सॉफ्टनिंग टेक्निक के थ्रू। सॉफ्टनिंग टेक्निक में सबसे पहले आता है आपके पास जियोलाइट मेथड। ये सबसे उपयोगी मेथड्स है अगर एग्जाम में पूछा जाए। जियोलाइट को हम बेस मेथड भी बोलते हैं और इसको आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, एक्सचेंज मेथड्स भी बोलते हैं। क्लियर है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस मेथड का यूज करते हैं तो आपके टैंक में किसी भी प्रकार का स्लज फॉर्म नहीं होता है। तो इन दिस कंडीशन स्लज इज नॉट फॉर्म्ड, आपका स्लज फॉर्म नहीं होता है आपके टैंक के अंदर। क्लियर है। और इस मेथड का यूज आप तब नहीं कर सकते हैं जब आपका वाटर क्या हो, कलर्ड वाटर्स हो। इट इज नॉट यूज्ड when the water is colored,
और आपको पता है कलर किस किस की वजह से आता है सर, हमारे पास आयरन की वजह से एंड मैग्नीज की वजह से। क्लियर है। और भी मेथड्स है, ऐसा नहीं है, बट जीरो वाला मेथड तो यही है। वैसा नहीं है कि सर आप यूजिंग द लाइम सोडा नहीं कर सकते, इसको भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आप एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं, यूजिंग द एक्सेस एलम डोज भी आप कर सकते हैं। बट अगर जीरो हार्डनेस वाला है तो उसको हम बोलेंगे आयन एक्सचेंज मेथड्स, और आयन एक्सचेंज मेथड्स को हम एक और नाम देते हैं बेस मेथड और दूसरा जियोलाइट मेथड्स। क्लियर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। यहां पे आपको मैच करना है, लिस्ट 1 में आपके पास पैरामीटर्स दिए हैं और लिस्ट 2 में उसकी परमिसिबल वैल्यूज दी है। यहां पे सबसे पहले आपके पास ये आपको देखना है कि यहां पे परमिसिबल ही दिया है, परमिसिबल। इस चार्ट को हम दोनों लिमिट्स में करूंगा मैं, इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट भी आपको पता होनी चाहिए एंड कॉज फॉर रिजेक्शन भी पता होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल लिमिट का मतलब होता है कि अगर आपकी वैल्यू अंडर वैल्यूज में है, एक्सेप्टेबल लिमिट में है, तो वहां पे किसी भी प्रकार की हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। कॉज फॉर रिजेक्शन का मतलब होता है कि वैल्यू अगर कॉज फॉर रिजेक्शन से एक्सीड कर जाती है तो उस कंडीशन में जो आपका वाटर रहेगा वो 100% हार्मफुल रहेगा और उस कंडीशन में हम आपके वाटर्स को ट्रीट करना पड़ेगा। क्लियर है। बट सर अगर इन बिटवीन रहेगी आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन में, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर आपके पास 100% ही हार्मफुल रह सकती है, हो सकता है वो हार्मफुल ना भी हो। क्लियर है। तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट करना चाहे तो अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चाहे तो अपना पार्शियली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पे अगर मैं हार्डनेस की बात करता हूं तो हार्डनेस की यहां पे इसको रहने देंगे, पहले इसको देख लेते हैं। हार्डनेस की बात करते हैं चाहे हम एल्केनिटी की बात करते हैं, ALK। अगर मैं इसकी 2 लिमिट की बात करता हूं, यहां पे लिख देते हैं, सॉरी यहां पे ये ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। हार्डनेस को हार्डनेस की बात कर रहे हैं हम और एल्केनिटी की बात कर रहे हैं। इसके हम पहले एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करेंगे और दूसरी हमें कॉज फॉर रिजेक्शंस की बात करेंगे। क्लियर है। उसी तरह से हम उसके बाद किसकी देखेंगे सर, नाइट्रेट की। अगर हम नाइट्रेट की भी हम क्या देखेंगे, पहले एक्सेप्टेबल देखेंगे फिर कॉज फॉर रिजेक्शन देखेंगे, एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट। नाइट्रेट के बाद आप किसकी देखेंगे, आयरन्स की देखेंगे, आयरन की देखेंगे, और आयरन के बाद आप किसकी देखेंगे, फ्लोराइड की देखेंगे। ठीक है। अब देखिएगा हार्डनेस हो चाहे एल्केनिटी हो, इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी रहती है आपके पास, 200 रहती है। कॉज फॉर रिजेक्शन कितनी रहती है, 600 रहती है। तो आपके पास हार्डनेस दिया है, कहीं दिया है सर 200 समथिंग, यस, तो इसका मतलब परमिसिबल उसने पहले ही बोला था, तो परमिसिबल। हार्डनेस को हमने मैच कर दिया अपने 3 के साथ, तो हार्डनेस हो गया 3। ए का 3 कहां पे मिल रहा है आपको, ए का 3 आपको 2 ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि आपके ऑप्शन 2 माइनस में चले गए। क्लियर है। अब उसी तरह से हम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन देखते हैं, तो नाइट्रेट की कंसंट्रेशन आपके पास एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होनी चाहिए नाइट्रेट की, लेस देन इक्वल टू 45 मिलीग्राम पर लीटर। ये याद रखना है, ये सब पीपीएम में है या मिलीग्राम पर लीटर्स में। तो इसकी कितनी होती है, अगर ये एक्सीड कर जाती है 40 पीपीएम से, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, कॉज फॉर रिजेक्शन। ठीक है। और आप सभी को पता है कि इसकी वजह से क्या होता है आपको, क्लियर है। अब बात आती है आपके पास आयरन की। जो आयरन की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो 0.1 होती है एंड कॉज फॉर रिजेक्शन की बात करते हैं तो अगर वैल्यू 1 से एक्सीड कर जाएगी तो उसको हम कॉज फॉर रिजेक्शंस में काउंट करेंगे। अब आता है आपका फ्लोराइड। तो फ्लोराइड की जो कंसंट्रेशन आपके पास होती है, अगर आपकी वैल्यू अप टू 1 ppm तक है और कॉज फॉर रिजेक्शन क्या है, इज मोर देन 1.5 ppm है। क्लियर है। तो आप मैच कीजिएगा आप इन सारी वैल्यूज को, ppm। तो सबसे पहले आप हार्डनेस चेक कर लिया था, हार्डनेस हो गया। अब नाइट्रेट देखते हैं, तो नाइट्रेट की कितनी है, 45 है। तो आप चेक कीजिएगा कि सर बी का 4 कहां पे, तो बी का 4 कहां पे सर, इसमें है, तो पहले में भी है दूसरे में भी है। ओके। उसके बाद आयरन की एक्सेप्टेबल लिमिट बोलो या परमिसिबल लिमिट बोलो, कितनी है, 0.1। तो आयरन की है 0.1, तो चले गए सर हम 1 पे। तो C का 1 कहां पे है सर, C का 1 है आपके पास एक ही ऑप्शन में, तो ये मिल गया आपको राइट आंसर। D तो आपके पास पता ही है कि D की फ्लोराइड की होती है 1 ppm या फिर आपके पास 1 ppm, अप टू 1 ppm। तो इसका मतलब इन्होंने 0.5 लिया है तो सही लिया है। ठीक है। 0.5 मिलीग्राम पर लीटर की ये वैल्यूज कब तक एक्सीड कर सकती है, अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर तक हो सकती है।
क्लियर है? तो ये भी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? अब आप सभी को पता है कि जो आपके पास नाइट्रेट है, अगर आपकी वैल्यू एक्सीड कर जाती है तो आपको क्या हो जाता है, यहां पे ब्लू बेबी डिसीज हो जाती है, जिसको आपको मीथियोग्लोबिनिमा भी बोलते हैं। क्लियर है? उसी तरह से अगर फ्लोराइड्स की बात करते हैं तो फ्लोराइड की वजह से क्या हो जाता है आपके पास, तो आप सभी को पता है अगर वैल्यू आपकी अप टू 1 ppm तक है तो आपको वहां पे वो हेल्प करती है आपकी डेंटल कैविटीज यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द टीथ एज ए इन्फेंट। बच्चों में जब आपके दांत निकलते हैं तो उनके दांत को बनाने में वो हेल्प करता है, कौन सा आपका, अगर 1 ppm है। अगर ये वैल्यू 1.5 ppm से एक्सीड कर जाती है तो वहां पे मॉल्टिंग ऑफ टीथ हो जाएगा, यानी कि दांतों का डिसकलराइजेशन हो जाना। क्लियर है? अगर यही वैल्यू आपकी एक्सीड कर जाती है 5 ppm से तो वहां पे बोन फ्लोरोसिस हो जाती है, आपकी हड्डियां क्या हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो दिस इज द राइट आंसर इज बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी मैचिंग द क्वेश्चन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आपके पास यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड, मैंने कहा कि फ्लोराइड की एब्सेंस में आपके पास क्या होता है, आपके पास डेंटल कैरीज। तो यहां पे देखिएगा ए का 3 आ गया, ए का 3 कहां पे है आपके पास, ए का 3, बी भी हटा दो आप और डी भी हटा दो। क्लियर है? उसी तरह से आयोडीन की कमी से क्या होता है आपको, आयोडीन की कमी से आपको गलगंड रोग होता है जिसको गाइटोर्स बोलते हैं, यानी कि डी का देख लेते हैं आप, डी का हो गया आपके पास 2, तो डी का 2 कहां पे है यहाँ पे, तो सर डी का 2 आपको ए की ऑप्शन में मिल रहा है, देखिएगा ए की ऑप्शन में मिल रहा था सी ऑप्शन में, यानी कि ए का 3 फ्लोरोसिस की वजह से, फ्लोराइड की कमी से क्या हो रहा है आपको, डेंटल कैरीज हो रहा है। क्लियर है? और एक्सेस ऑफ लीड की वजह से क्या हो रहा है आपको, एनीमिया होता है। क्लियर है? अगर लेड की जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए आपके पास, लेस नॉट मोर देन इक्वल टू 0.05, ये वैल्यू आपके पास एक्सीड नहीं करनी चाहिए 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। अगर ये एक्सीड कर जाएगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट, नाइट्रेट की वजह से क्या होता है आपको, ब्लू बेबी डिसीज, जिसको आप बोलते हैं मीथियोग्लोबिनिमिया। तो ये भी आपका आंसर सही आ गया है। क्लियर हो गया है? पिछले क्वेश्चन को पढ़ने का इतना फायदा तो है कि यहां पे आपने आंसर अपना सही टिक कर दिया है, दैट इज सी आंसर। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स डिटर्मिनेशंस आर नॉट नेसेसरी फॉर रॉ वाटर्स, कि इसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो आपके रॉ वाटर में जरूरी नहीं है। ए लैक फॉर यूज ए सोर्स सप्लाई ऑफ वाटर बॉयलर फीड, आपको किसकी बात कर रहे हैं, बॉयलर फीड की बात करते हैं। अगर तो हम बोलते हैं टर्बिडिटी, बैक्टीरिया काउंट एंड आयरन्स एंड हार्डनेस। उसके बाद पूछा उसने सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें यह बताया कि इसमें से कौन सी ऐसी नॉट नेसेसरी नहीं है आपके वाटर क्वालिटी बॉयलर फेड में, तो जो नेसेसरी नहीं है आपको यहां पे वो चीज बतानी है। तो नेसेसरी कौन सी नहीं है यहां पे आपके पास, हार्डनेस, जो आपके पास हार्डनेस रहता है और एल्किनिटी रहता है। अब देखिएगा हार्डनेस एंड एल्किनिटी की बात करते हैं हम पहले। तो अगर हम हार्डनेस की बात करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे भी आपके बॉयलर फेड को नुकसान पहुंचता है। क्या पहुंचता है सर, इस दोनों से आपके बॉयलर फेड को नुकसान पहुंचता है और इससे भी सर आपके बॉयलर फेड को नुकसान पहुंचता है। कैसे सर, अगर आपके जब जैसे ही आपका हार्ड वाटर और अल्काइन वाटर्स आपके बॉयल फेड्स में अंतर होता है, तो मान लेते हैं आपके पास एक बॉयलर फेड है, तो ये क्या बना देता है, एक आपके पास यहां पे एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर की परत बन जाती है आपके बॉयलर फेड्स के अंदर, जो क्या करता है, आपका इंपैक्ट क्रिएट करता है आपके बॉयलर फेड्स में ड्यू टू हार्डनेस एंड एल्कनिटी की वजह से। तो ये तो हो सकता है, हार्डनेस तो करता है सर, क्लियर है, बट कौन नहीं करता, तो कौन नहीं करता, टर्बिडिटी भी नहीं करता आपके बॉयलर फेड्स में, आयरन को भी नहीं करता और बैक्टीरियल काउंट भी नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 ए विल बी द राइट आंसर। अगर वो पूछता कि कौन करता, तो करते आपको आपका हार्डनेस और एल्कनिटी, कॉज करता है आपका स्केलिंग ऑफ द बॉयलर फीड। क्लियर है? आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म, कि जो आपके पास कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या क्या विशेषता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर मैं कॉलीफॉर्म की बात करता हूं तो जो बेसिलस होते हैं वो आपके पास एक स्ट्रेट रोड शेप के होते हैं, जिसके जो एंड होते हैं वो राउंड एज के होते हैं। क्लियर है। अगर मैं बेसिलस की बात करता हूं तो ये क्या होता है सर, स्ट्रेट रोड शेप के होते हैं, स्ट्रेट रोड शेप के होते हैं। क्लियर है। जो इसके एंड होते हैं वो क्या होते हैं सर, इसके जो एंड रहते हैं वो आपके पास स्क्वायर एंड राउंड रहते हैं, स्क्वायर एंड राउंड रहते हैं। क्लियर है। उसके बाद ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव भी क्या रहता है आपके पास, प्रेजेंट रहता है वाटर्स में, सॉरी कॉलीफॉर्म में, प्रेजेंट इन कॉलीफॉर्म। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं फर्मेंटल लैक्टोज की तो ये भी आपके पास फॉर्म रहता है, लैक्टोज भी आपके पास फॉर्म रहता है, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, जिसको हम बैसिलस लैक्टोज बोलते हैं, जिसको हम बैसिलस क्या बोलते हैं, हम इसको बैसिलस लैक्टोज। ठीक है, बैसिलस लैक्टोज होते हैं। अब सर इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है ये आपकी फर्मेंटेशन एंड गैस प्रोडक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, फर्मेंटेशन एंड गैस प्रोडक्शन का काम करता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 24 हार्स प्लस माइनस 2 टू 48 हार प्लस माइनस 2 हार। क्लियर है। ये रहता है इसका गैस प्रोडक्शन का। तो सर स्पोर फार्मिंग तो ये आपके कॉलीफॉर्म्स में प्रेजेंट ही नहीं होती है, ये इसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। आपके पास पता है कि जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है ऑर्गेनिज्म की, और आपके पास बैसिलस हो सकते हैं जिसकी शेप कैसे हो सकती है, स्ट्रेट शेप का हो सकता है, एंड उसका स्क्वायर हो सकता है, और राउंड शेप के हो सकते हैं। ग्राम नेगेटिव भी आपके प्रेजेंट रहते हैं, बट जो एलिमेंट लैक्टोज होते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं, जो बात करते हैं हम बैसिलस लैक्टोज की यहाँ पे। क्लियर है। और इसका काम क्या है, ये फर्मेंटेशन एंड गैस प्रोडक्शन का काम करता है, जिसका ड्यूरेशन पीरियड रहता है 24 हार्स से लेके 48 हार्स तक। क्लियर है। तो जो स्पर फार्मिंग है, किसी भी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है आपके कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म में स्पर फार्मिंग की। तो जहां पे भी 4 दिख रहा है वो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो सी विल बी द राइट आंसर। तो 8th का आंसर क्या मिल गया आपको, सी मिल गया है। क्लियर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है कि इफ मिथाइल ऑरेंज एल्केनिटी ऑफ वाटर्स इक्वल और एक्सीड, कि जब आपके पास मिथाइल ऑरेंज ऑफ एल्केनिटी, तो मैं एल्केनिटी क्या कर रही, एक्सीड कर रही है आपके पास किससे, इक्वल और एक्सीड, आपके पास टोटल हार्डनेस। तो उस कंडीशन में आपका हार्डनेस क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका हार्डनेस क्या हो जाएगा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं टोटल हार्डनेस की, टोटल हार्डनेस क्या होता है आपके पास, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। और कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है आपके पास, मिनिमम होता है सर किसका, आपकी एल्केनिटी का और आपके टोटल हार्डनेस का। अब कंडीशन यह है कि एल्केनिटी इज मोर देन टोटल हार्डनेस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एल्केनिटी इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस। उस कंडीशन में जो कार्बोनेट हार्डनेस होता है वो किसके इक्वल हो जाता है आपके पास, टोटल हार्डनेस के इक्वल हो जाता है। तो उसने क्या पूछा आपसे, टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, कार्बोनेट हार्डनेस। तो इज बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, सम अमाउंट ऑफ क्लोराइड्स इज अलाउड इन ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज, कि जो आप क्लोराइड्स ऐड करते हैं अपने वाटर में उसका मेन फंक्शंस क्या है। और यहाँ पे जो प्रैक्टिकली रहता है आपका क्लोराइड्स वो कितना रहता है, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ दी वाटर। क्लियर है। ये आपका रेजिडुअल की फॉर्म में रहना चाहिए टू फ्यूचर कंटामिनेशन ऑफ वाटर्स के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट पहला ऑप्शन है कि इट हेल्प्स इन द किलिंग द बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है सर, हेल्प करता है आपके जितने भी पैथोजेंस बैक्टीरिया है उनको किल करने का काम करता है आपका क्लोराइड्स। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड्स ऐड टू द टेस्ट, हाँ ये भी है कि उसको कभी कभी हम एज ए टेस्ट के लिए भी ऐड कर सकते हैं। थर्ड है इट इज नॉट इंजरीज टू ह्यूमन हेल्थ, यस इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है आपकी ह्यूमन हेल्थ के लिए।
क्लियर है? इट इज नॉट इकोनॉमिकल, नहीं भाई, इसकी तो टैबलेट्स भी आती है, बहुत इकोनॉमिकल है। तो नोट की जगह ये नोट तो गलत हो गया, तो फोर्थ गलत हो गया। तो जहां फोर्थ है वो हटा दीजिए, फोर्थ है ये गलत है। आपको सही स्टेटमेंट बताना है, तो सही स्टेटमेंट कौन सा है इसका? बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हमारा सही हो गया है। आगे देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको बताना है स्टेटमेंट्स में कौन सी करेक्ट है। ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड एंड डिसॉल्व इंप्योरिटीज। बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको अभी बताया कि जो ग्राउंड वाटर होता है आपके पास, और दूसरा होता है आपके पास सरफेस वाटर। क्लियर? जो ग्राउंड वाटर होता है यहां पे सर सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, एसएस इंप्योरिटीज क्या होती है सर? नेग्लिजिबल इंप्योरिटीज क्या होती है सर? नेग्लिजिबल होती है। बट सर आपके सरफेस वाटर में क्या होती है? सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती है सर। तो इसने बोला है कि ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, यहां तक तो सही है। एंड डिसॉल्व, नहीं भाई, उसमें डिसॉल्व इंप्योरिटीज क्या होती है? ज्यादा होती है। डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज इज मोर। और आपके पास सरफेस वाटर में क्या होता है? डिसॉल्व इंप्योरिटीज आपके पास ये भी बहुत कम होती है, आपको लेस मान सकते हैं, इनको भी आप नेग्लिजिबल मान के हो सकते हैं कि इसमें जो साल्ट्स और मिनरल्स होते हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं। सरफेस वाटर में जो साल्ट्स एंड मिनरल्स वो क्या होते हैं? नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। क्लियर है? तो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास क्या हो गई है? गलत हो गई है, क्योंकि यहां पे सर इंप्योरिटी आपके पास डिसॉल्व इंप्योरिटीज तो होती है। नेक्स्ट, सस्पेंडेड मैटर्स ऑफन कंटेन पैथोजेंस ऑफ बैक्टीरिया, कि जो सस्पेंडेड मैटर्स होते हैं या सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होते हैं क्रिएट करते हैं आपके पास पैथोजन बैक्टीरिया को। बिल्कुल सही, तो बी आपके पास सही है। नेक्स्ट, रेन वाटर इज सॉफ्ट एंड टेस्टलेस, बिल्कुल ये भी सही है कि जो रेन वाटर होता है वो आपके पास सॉफ्ट एंड टेस्टलेस होता है, जिसका पीएच इज लेस देन 5.5 होता है। क्लियर है? अगर हम इसके पीएच की बात करते हैं तो आपके पास लेस देन 4.5 टू 5.5 होता है, इज लेस देन 5.5 होता है। क्लियर है? लेक वाटर में कंटेन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल कि जो आपका लेक वाटर होता है, स्टैंडिंग वाटर होता है, वहां पे कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, जरूरी नहीं माइक्रोस्कोपिक, और भी रहते हैं जो इससे बड़े होते हैं। क्लियर है? तो फोर्थ भी आपका सही है। जहां पे भी आपको 1 दिख रहा है वो स्टेटमेंट गलत कर दीजिएगा। एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो राइट आंसर क्या रह जाएगा आपका? सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? तो 11th का आंसर आपके पास सी आ गया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट 12th क्वेश्चंस की। 12th क्वेश्चंस में आपके पास कुछ इंप्योरिटीज दी गई है और उसके इफेक्ट दिए गए हैं। पहली कि डिसॉल्व सल्फाइड एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो अगर आपके पानी में सल्फाइड्स होगा तो पाइप के अंदर क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है। तो देखो कहीं कोरोजन लिखा हुआ है सर, यहां लिखा हुआ 1 में, तो इसका आंसर हो गया सर ए। तो ए का 1 कहां लिखा हुआ है सर? ए में भी नहीं लिखा हुआ है और सी में भी नहीं लिखा हुआ। भागादौड़ कहां पे आपके पास? बी और डी की है। अब बी और डी में भी मैच कर लीजिएगा कि सेम कौन कौन से है। सर डी का भी 2 है, और सर डी का भी 2 है, और इस वाले में भी 2 है। तो देखते हैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 एंड 4। फोर्थ में भी डी का 2 है और आपके पास 2 में भी डी का 2 है। तो डी का देख लेते हैं, डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर। डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर किसकी वजह से आता है? ऑर्गेनिक मैटर किसकी वजह से आते हैं? कुछ बैक्टीरिया की वजह से। तो डी का हो गया आपके पास 2 हो गया। क्लियर है? तो डी का 2 ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, अब ये भी सही है। अब देखते हैं डिसॉल्व बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो आप सभी को पता है कि जो भी आपके पास हार्डनेस और एल्केनिटी रहती थी वो किसकी, अगर हार्डनेस की बात करते तो हार्डनेस किसकी वजह से आती थी? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब आपको यहां पे सी पे दिख रहा होगा एल्केनिटी एंड हार्डनेस। अब दिखेगा जो एल्केनिटी आती है वो किसकी वजह से आती है? एल्केनिटी आती है आपके पास कार्बोनेट की वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से और कोस्टिक आयन की वजह से। तो अगर मैं यहां पे एल्केनिटी की बात करता हूं तो एल्केनिटी किसकी वजह से आती है? कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, एंड कोस्टिक आयन OH आयन, ये किसकी वजह से आती है आपके पास?
एल्कनिटी की वजह से। और हार्डनेस की बात करते हैं हम, तो हार्डनेस किसकी वजह से आती है? ड्यू टू कैल्शियम की वजह से आती है और मैग्नीशियम की वजह से आती है। यहां पे भाई आपकी बुक में सॉफ्टनेस लिखा होता है, सॉफ्टनेस नहीं होगा वहां पे क्या होगा आपके पास? हार्डनेस। बट अगर सॉफ्टनेस भी लिखा है तो सॉफ्टनेस को किसके लिए करते हैं? परमानेंट हार्डनेस, यानी कि वो हार्डनेस की ही बात कर रहा होगा। क्लियर है? तो यहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो यहां पे आपका बी का आ गया, दैट इज 3। तो बी का 3 कहां पे है? आपके पास एक ही ऑप्शन में है। अब उसी तरह से लास्ट ऑप्शन बचता, सी बचता है फ्लोराइड। और फ्लोराइड की वजह से क्या होता है आपके पास? डेंटल कैविटीज। ठीक है, तो डेंटल्स को मिला दीजिएगा आप कहां, किसके साथ? लास्ट ऑप्शन के साथ। तो सी का 1, तो सी का 1 यानी कि 3 ऑप्शन आपका सही आ गया है। क्लियर है? आपको कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। कोई दो मैच करने में आपको कोई दो तो पता ही होने चाहिए, बाकी तो आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। लिस्ट 1 दिया गया है जिसमें आपके पास वाटर क्वालिटी दी गई है, और लिस्ट 2 में दिए गए हैं उनके मेथड्स, यानी कि मेथड बोलो या उनके टेस्ट की बात कर रहे हैं हम। अगर हम हार्डनेस की बात करते हैं तो हार्डनेस के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं? EDTA मेथड्स करते हैं। क्या मेथड? कौन सा मेथड? EDTA मेथड। और EDTA मेथड्स को हम एक और नाम भी बोलते हैं, दैट इज वर्सनेट मेथड। कौन सा? वर्सनेट मेथड भी इसको नाम दिया जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ हमें ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, 2 पता लग गए हैं तो हमें पता हो जाएगा। ए का हो गया सर 2, तो ए का 2 कहां पे है? सिर्फ ए और बी में है, तो सर सी और डी को हटा दीजिएगा। अब यहां पे मैच कीजिएगा कि जो ए और बी ऑप्शन है उसमें कॉमन क्या है, ये तो आपको मिल गया है। अब सी सर कॉमन है यहाँ पे, तो सी का 1 क्या है? डीओ। डीओ का 1 क्या है? किससे करते हैं हम सर? विंकलर्स मेथड से करते हैं। किससे करते हैं? विंकलर मेथड से। अब क्या बचा आपका? क्लोरीन बचा और क्लोराइड बचा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी क्लोरीन की, तो क्लोरीन के लिए जो टेस्ट रहता है वो ऑर्थोटोल्यूडाइन टेस्ट रहता है, तो यानी कि बी का 3। तो बी का 3 कहां है? एक ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या आ गया? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है? अब देखिएगा, ऑर्थोटोल्यूडाइन टेस्ट की जगह यहाँ पे एक और टेस्ट भी लिया जाता है, दैट इज डीपीटी टेस्ट। कौन सा? डीपीडी टेस्ट भी लिया जाता है। और एक और टेस्ट रहता है इसका स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, आयोडाइड टेस्ट। और एक और टेस्ट भी रहता है यहाँ पे क्लोरोटेक्स टेस्ट, क्लोरोटेक्स टेस्ट। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हार्डनेस रहता है यहाँ पे हम टाइट्रेशन करते हैं किसकी? 0.0 m EDTA की। और उसी तरह से एल्कनिटी में आप क्या करते हैं? टाइट्रेशन करते हैं 0.02 नॉर्मेलिटी के साथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं अपने 14th क्वेश्चंस की। यहां पे क्या दिया गया आपको? लिस्ट 1 में दिए गए हैं आपके कुछ प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, प्रेजेंट ऑफ नाइट्रेट, वायरस, और वहां पे दिया है कुछ इनकी कंडीशंस। अगर यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका दिमाग जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट, अगर नाइट्रेट की वैल्यू यहाँ पे एक्सीड कर रही है 45 mm से, तो वहां पे या तो मीथीमोग्लोबिना होगा या आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। तो देखिएगा यहाँ पे सी का 1 है, तो मैच कीजिएगा सी का 1 आपको कहां दिख रहा है? तो सर सी का 1 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में, ना तो सर सी इसमें है और ना सर इसमें है। तो किस में दिख रहा है आपको? ए में दिख रहा है और बी में दिख रहा है, ए और सी में दिख रहा है, ये वाला। अब यहां पे कोशिश करना है कि कोई 2 ऐसे होंगे सर की जो सेम आ रहे होंगे। तो यहां पे ए का भी 3 है और सी में ए का भी 3 है। तो प्रोटोजोआ किसकी वजह से आएगा आपके पास? प्रोटोजोआ किसकी वजह से? डाइसेंट्री की वजह से। तो ये आपको मिल गया। अब आपका लड़ाई किसकी रहेगी? बैक्टीरिया और वायरस की लड़ाई रहेगी। अब देखिएगा यहां पे, अब जो मैं बताता हूं, आपके जो बैक्टीरिया की वजह से जो होते हैं वो होते हैं जैसे आपका टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड में जो यहां पे बैक्टीरिया रहते हैं वो कौन सा रहता है? स्लोमोनिला। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है? स्लोमोनिला ये मेन बैक्टीरिया रहता है इसके आपके टाइफाइड होने का। आपके बैक्टीरिया में जो मेन बैक्टीरिया रहता है वो कौन सा रहता है? स्लोमोनिला। क्लियर है? उसी तरह से बात करते हैं हम इसकी अपने किसकी? वायरस डिसीज की। ये मैंने आपको बताया है, मैं पूरा नहीं बता रहा हूं। वायरस डिसीज जो सबसे ज्यादा रहता है वो रहता है आपके पास पॉलीमेलाइट्स। कौन से रहते हैं सर? पॉलीमेलाइट्स। कौन से रहते हैं? पॉलीमेलाइट्स।
तो देखो यहाँ पे वायरस की वजह से पॉलीमेलाइट्स होगा, तो यस डी का हो गया सर 2, डी का 2 कहां पे है सर, डी का 2 यहां पे है, तो मिल गया मुझे सी ऑप्शन मिल गया है। क्लियर है। उसी तरह से वायरस के बाद हम बात करते हैं किसकी, प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोआ की। और प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है आपको, डाइसेंट्री होती है। कौन सी प्रॉब्लम होती है, डाइसेंट्री प्रॉब्लम होती है। और यहां पे जो मेन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है वो एंटोमोबिया लिखा होगा, यहां पे मेन बैक्टीरिया नहीं लिखा है इसका, प्रोटोजोआ वाली दिया है, डाइसेंट्री होती है, इसका मेन बैक्टीरिया रहता है आपके पास एंटिमोमोबिया हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं आपको सिर्फ याद रखना कि बैक्टीरिया में जो मेन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है वो स्लोमोनिया रहता है। क्लियर है। उससे प्रॉब्लम होती है टाइफाइड। वायरस से आपका पॉलीमेलाइट्स मेन बैक्टीरिया रहता है, प्रोटोजोआ से जो मेन बैक्टीरिया रहता है वो आपका एंटोमोबिया हिस्टोलिट। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज राइट आंसर इज सी। आगे बात करते हैं आपके इस लेक्चर्स के लास्ट की, कि इसमें से विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायरिक फीवर। इंटायरिक फीवर में जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है बैक्टीरिया कौन सा रहता है, स्लोमानिला टाइफी। ये आ गया आपका स्लोमानिला टाइफी, ये रहता है मेन रिस्पॉन्सिबल किसमें आपके पास, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का मेन ऑर्गेनिज्म है। जो एंटोमोबिया हिस्टोलिटिका है ये किसका है आपके पास, ये भी मैंने आपको बताया है, ये आपके पास प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ का। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो बी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से आपके टोटल 15 क्वेश्चन थे, तो 15 क्वेश्चन तो बोलने के थे, इसके अलावा भी यहाँ पे आपने बहुत कुछ देखा। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आपके पास 60 से 70 क्वेश्चन आपको बने गए होंगे जिस तरह से हमने इसको डिस्कस किया गाइस।